रिजल्ट सीजन है और रिजल्ट्स को लेकर ही सबसे ज़्यादा शॉकर्स भारतीय बाजार झेल रहे हैं। एक के बाद एक कई कंपनियों ने अपना परफॉर्मेंस थोड़ा फीका रखा। उसके बाद हम कई मैनेजमेंट से भी बात कर रहे हैं। आज अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट से रूबरू होंगे। दूसरी तिमाही में वैसे अनुमान के नतीजे के हिसाब से ही नतीजे आए हैं। 34% मुनाफा बढ़ा था, मार्जिन में हल्का सुधार आया, 11.6% के रहे। आय अगर आप देखें 9% बढ़े, लेकिन दिक्कत थी एबिटा को लेकर। एबिटा में 9% की गिरावट रही। अब आगे का आउटलुक क्या है, किस तरह की डिमांड बनती दिखाई दे रही है? हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ शेनु अग्रवाल है। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। इनफैक्ट आपके लिए वॉल्यूम्स लगभग बाजार को पता थे, क्योंकि जब वो ऑटो बिक्री के नंबर्स आते हैं तब अंदाजा लग जाता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी इस समय डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है, खासतौर से मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। पिछली बारी जब आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि थोड़ा सा रिवाइवल इस साल आता हुआ दिखाई देगा, तो क्या अभी भी वो कॉन्फिडेंस बना हुआ है? जब Q2 शुरू हुआ तब एक्सट्रीम हीट वेव्स थी इंडिया में। उसकी वजह से फ्लीट यूटिलाइजेशन पे, डिमांड पे थोड़ा असर पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि बहुत ही एक्सटेंडेड और थोड़ा अनइवन मॉनसून आया। एक्सटेंडेड मॉनसून इतना था कि सितंबर एंड तक हमने देखा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल कुछ एरियाज में बारिश हो रही थी। मैं अगस्त में और सितंबर में था उन इलाकों में, और मैंने देखा कि माइनिंग एक्टिविटी, सड़क की एक्टिविटी ऑलमोस्ट स्टॉप्ड है बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग लाइक सिचुएशन। आई थिंक एक और फैक्टर था कि जो गवर्नमेंट का कैपेक्स था इलेक्शन, सरकार बनने के बाद, इलेक्शंस के बाद, उसमें थोड़ा सा स्लोनेस था उसके टेक ऑफ। इमीडिएटली ज्यादातर हमको लगता है गवर्नमेंट बनते ही विद इन 15 दिन पैसा फ्लो करना शुरू हो जाएगा और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आई थिंक इस बार उसमें थोड़ा टाइम लगा। उसके कुछ जेन्युइन रीजंस भी थे। ये सब करते हुए मुझे लगता है Q2 में जो हमने डीग्रोथ देखी है वो इसके कारण है। लेकिन ये सब कारण आप और मैं जानते हैं कि ये टेम्परेरी रीजंस हैं। अल्टीमेटली अच्छा अगर बारिश हुआ है तो उसका फायदा मिलेगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट कैपेक्स अगर डिले के साथ आया है तो और तेजी से आएगा। अल्टीमेटली जो एक्टिविटीज रुकी पड़ी थी, जो काम रुके हुए थे, वो भी और तेजी से होंगे क्योंकि वो कैचअप करना ही है। तो मुझे लगता है इन सब कारणों के कारण H2 एक बहुत अच्छा समय होना चाहिए सीवी इंडस्ट्री में। ओके, आप कह रहे हैं H2 अच्छा रहेगा, लेकिन जो भी आपने सिचुएशन हमें समझाई है, ऐसे लग रहा है कि शायद वो कमर्शियल व्हीकल साइकिल जो अपना पूरा दमखम था, 2 मजबूत सालों के बाद थोड़ा सा स्टीम लूज कर रही है। अब क्या ये ऐसे समझना सही रहेगा? मेरा ये मानना है कि स्पेशली Q2 को अगर आप थोड़ा नजरअंदाज करें, हालांकि ऐसा करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उसके पीछे फैक्टर देखें तो शायद आप कर पाए। और आप ध्यान रखें कि Q1 में 10% ग्रोथ थी। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बुरा समय नहीं है। आप जानते हैं कि हमारा देश तरक्की पर है। आप जानते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट एस्टिमेट जो हमारा जीडीपी ग्रोथ का है वो 7% या उससे ऊपर है। और आप जानते हैं कि सीवी इंडस्ट्री इज वेरी मच अ रिफ्लेक्शन ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी द वे इट इज गोइंग। सो मुझे कोई ऐसा फंडामेंटल फैक्टर नजर नहीं आता है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सीवी इंडस्ट्री को धक्का लगेगा। मुझे ऑप्टिमिस्टिक मैं हूँ जनरली, लेकिन मुझे जब मैं सभी तरह के आंकड़ों पे नजर डालता हूँ, जब मैं कस्टमर से बात करता हूँ, जब मैं मार्केट में डीलर से बात करता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा कमी नजर नहीं आती मार्केट। ओके, दैट्स गुड टू हियर कि आप ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन प्राइसिंग को लेकर अब सिचुएशन कैसी रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से पूरी इंडस्ट्री काफी अग्रेसिव थी? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कंपटीशन इंटेंसिटी कुछ कम हो गई है। सीवी इंडस्ट्री में सिर्फ 3 या 4 ही प्लेयर्स हैं, तो इसलिए कंपटीशन इंटेंसिटी तो रहेगी। लेकिन अशोक लेलैंड में हमारा नजरिया बिल्कुल साफ है जहां तक डिस्काउंटिंग वर्सेस मार्केट शेयर का सवाल है। हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हमारा एक थ्रेशोल्ड है। उस थ्रेशोल्ड के नीचे जाके हम गाड़ी, अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। ये हमारा क्लैरिटी बिल्कुल सुप्रीम है, और ये क्लैरिटी हमारे फील्ड के लोगों में, हमारे टॉप लीडरशिप में तो है ही, फील्ड के लोगों में और हमारे डीलर्स तक बिल्कुल क्लियर है कि हमारी एक सीमा अग्रेसिवली टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। सर, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है, चैनल ऑफ बिजनेस है, वो है डिफेंस। तो डिफेंस को लेकर अगर आप मुझे समझा सके किस तरह का आउटलुक है, किस तरह की ऑर्डर बुक है, एंड
आपकी जो ईवी सब्सिडरी है स्विच, वहां पर किस तरह के ऑर्डर्स आपके हाथ में हैं? डिफेंस बिजनेस में मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो हमारी पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रांग है, ना केवल इस साल के लिए बल्कि आने वाले कुछ सालों के लिए भी। डिफेंस में जो हमको ऑर्डर मिलते हैं वो लॉन्ग टर्म ऑर्डर होते हैं, वो एकदम से डिलीवर या फुलफिल नहीं होते, और हमारी ऑर्डर पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। जैसे ये साल खत्म होगा हम आपको बहुत अच्छा न्यूज देंगे डिफेंस बिजनेस में, ना केवल डिफेंस में बल्कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी। जो हमारा हाई मार्जिन बिजनेस है उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। शायद मैं समय से पहले बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन दूंगा कि इस साल इंटरनेशनल बिजनेस हमारा एक रिकॉर्ड ईयर होगा। और आप जो जिस तरह की ग्रोथ देखे, अभी तक हम 14-15% लगभग ग्रो कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, लेकिन साल के एंड तक आप जो ग्रोथ देखेंगे वो इससे काफी बेहतरीन होगी। अब मैं आता हूँ स्विच पर। स्विच की प्रोग्रेस से हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं। उसका रीजन ये है कि इस वक्त स्विच के पास लगभग 2000 बसों से भी ज्यादा की ऑर्डर पाइपलाइन है, कंफर्म्ड ऑर्डर्स है। अभी हम अपना जो फैक्ट्री है उसको पूरी स्ट्रीम पर चला रहे हैं, और हमको लगता है कि अगर हम पूरा जोर लगाएंगे तो हम 12 से 15 महीने में ये सारा ऑर्डर बुक को डिलीवर कर पाएंगे। तो अगले 12 से 15 महीने में जो एक चीज आप देखेंगे वो ये है कि स्विच का टॉप लाइन आप बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखोगे। अग्रवाल साहब, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू फॉर H2 से देखते हैं। सारी कंपनियां कह रही हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपका। वैसे इस क्वार्टर में भी डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है। लेट्स सी हाउ मच कैन यू बेटर इट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।